जी नमस्कार। गौरी एसोसिएट से मैं दिवाकर श्रीवास्तव एडवोकेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। आज हम लोग यह जानेंगे कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत एक एम्प्लॉयर क्या गलती करता है जिसके वजह से उसे क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मीन्स ईपीएफ के डिपार्टमेंट के सामने से उसे नोटिस आता है। तो वैसे एम्प्लॉयर जो 20 व्यक्तियों से ज़्यादा 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा व्यक्तियों से कार्य लेते हैं उन्हें ईपीएफ कोड लेना आवश्यक होता है और ईपीएफ कोड लेके उनका ईपीएफ अमाउंट डिडक्ट करना और अपना ईपीएफ अमाउंट डिडक्ट करके ईपीएफ डिपार्टमेंट में जमा करना होता है। तो इस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानते हैं कि ईपीएफ डिपार्टमेंट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, रीजनल कमिश्नर होते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर के पास यह पावर है कि वह प्रोसीडिंग चला सकते हैं। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ऑफिशियल उनको कहा गया है। तो जैसे भी एम्प्लॉयर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, जैसे ड्यू पेमेंट या नेग्लिजेंसी ऑफ पेमेंट, लेट पेमेंट, तो ये इन सारों चीज़ों को देखते हुए इस एक्ट का गठन किया गया जिसे हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 कहते हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे 7A। 7A के अंतर्गत मूलतः दो बातें आती हैं। पहली तो ये आती है डिसाइड ऑन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब हो गया कि वैसे एम्प्लॉयर जो ईपीएफ के दायरे में आते हैं। तो पहला चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि 20 एम्प्लॉय या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय जो उनसे कार्य लेता है और उनको रखता है, सैलरी और वेजेज उनको पे करता है, वैसे एम्प्लॉयर जो है वो ईपीएफ के दायरे में आते हैं। दूसरा चीज़ आता है ड्यूज़ ऑफ पेमेंट। जो एम्प्लॉयज़ के पैसे को डिडक्ट कर लेते हैं और उसको जमा नहीं करते हैं, वैसे 7A के अंतर्गत उसको डिसाइड किया जाता है। अब जानते हैं कि 7A में जब कोई ऑर्डर ईपीएफ डिपार्टमेंट के तरफ से पास कर दिया जाता है और एम्प्लॉयर को वह ऑर्डर संदेहपूर्ण लगता है, जिसे हम कहते हैं इम्पुग्न ऑर्डर, तो एम्प्लॉयर हैज़ टू फाइल एन अपील बिफोर द ट्रिब्यूनल कोर्ट। ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही इस अपील का सुनवाई होगा, जहाँ पे जज होंगे, और फाइल जैसे ही अपील फाइल होगा तो पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार उस चीज़ों को पूरा निरीक्षण करेगा। इसमें सारी चीज़ें जो है एक मेमो ऑफ अपील और जो ड्राफ्ट है जिसमें 2000 रुपये का देना होता है जो भी अपील फाइल करता है। तो 7A ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी एम्प्लॉयर अगर अपील फाइल करता है तो 75% अपील फाइल करेगा सेक्शन 7I में, जिसमें बताया गया है कि 7A के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल करने के लिए अपीलकर्ता को अपीलेट कोर्ट के समक्ष 75% रुपीज़ जमा करने होते हैं और तभी उस अपील को इंटरटेन किया जाएगा। 7O के अंतर्गत, सेक्शन 7O के अंतर्गत यह और प्रोविज़न दिया गया है कि अपीलकर्ता जो है वह यह एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल कोर्ट को, ट्रिब्यूनल में बैठे जज को यह एप्लीकेशन दे सकता है 7O के अंतर्गत कि उसके 75% अमाउंट को रिड्यूस किया जाए या फिर वेव किया जाए। तो जज हैज पावर टू रिड्यूस और वेव बोथ। तो उसके बाद फिर अपील इंटरटेन होता है। अब अपील जो होता है वो हम लोग सेक्शन 7I के अंतर्गत अपील फाइल करते हैं और अपील हम लोग जब भी जाएंगे तो वो 4 सेक्शन के अगेंस्ट ही जाएंगे, जिसमें एक 7A आएगा, 7B आएगा, 7C आएगा और 14B आएगा। तो हम लोग जान लेते हैं पहले अभी 7A।
7A में जब भी कोई ऑर्डर पास होगा तो वो दो टाइप से होगा, या तो एम्प्लॉयर के एप्लीकेबिलिटी पे होगा ऑर्डर पास, या फिर उसके ड्यूज पे होगा ऑर्डर पास। तो हम लोग दोनों ही कंडीशन में अपील कर सकते हैं। अब एप्लीकेबिलिटी की बात आ गई, तो एप्लीकेबिलिटी में जो होगा वह जैसा हमने आपको बताया कि ये पूरा दायित्व एम्प्लॉयर और ईपीएफ का भी दायित्व बनता है कि एप्लीकेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई होगा। ईपीएफ डिपार्टमेंट को यह निरीक्षण करने की शक्तियाँ हैं और ये सारा वो आइडेंटिफाई करेगा कि 7A की एप्लीकेबिलिटी में एक एम्प्लॉयर कैसे आता है। वो सारी निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके बाद वो एप्लीकेबिलिटी का प्रोसीडिंग को अपने डिपार्टमेंट के समक्ष चला सकता है। तो आज हम लोग इस 7A के बारे में ही ये डिस्कस कर रहे हैं, और 7A के ऑर्डर के अगेंस्ट मेन मुद्दा मेरा यही था कि 7A के ऑर्डर के अगेंस्ट अगर हम लोग अपील फाइल करते हैं क्रिमिनल कोर्ट में तो वहाँ पे 75% पैसा जमा करता है, जो कि ईपीएफ डिपार्टमेंट ने इम्पोज कर दिया अपने 7A के ऑर्डर में। यह इम्पोज कर दिया एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपको इतना पैसा जमा करना है। तो उसको जैसे मान लीजिए कि एम्प्लॉयर के ऊपर ईपीएफ ने यह इम्पोज कर दिया कि 10 लाख रुपया आपका ड्यू है, 10 लाख रुपया आपको जमा करना है, तो 75% 7.5 लाख रुपया आपको जमा करना होगा। तो फिर उसको आप अपील को इंटरटेन करेगी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट इंटरटेन करेगी। और अपीलकर्ता के पास यह राइट्स है कि 7O का प्रोविज़न लेते हुए अगर वैलिड रीजन है तो 7O में एक एप्लीकेशन दायर करेगी ट्रिब्यूनल के सामने कि हमको 75% को वेव किया जाए, और या फिर हमको इसमें रिड्यूस किया जाए, 20% लिया जाए, 25% लिया जाए। इट्स टोटली डिपेंड टू द ट्रिब्यूनल कोर्ट, जो कि वह डिसाइड करेंगे। जो आपका नेचर होगा केस का, जो ग्रीवांसेस होगा, जो फैक्ट होगा, जो उसमें आपका जो ऑडी अल्ट्रम पैटर्न का प्ली आप ले सकते हैं कि हमको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के समकक्ष हमको सुना नहीं गया, रीजनल प्रोविडेंट फंड के जो कमिश्नर हैं उन्होंने नहीं सुना, प्रोविडेंट फंड के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्होंने हमको ठीक से नहीं सुना, हमको मौका नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें करके आप उनसे प्ली ले सकते हैं। इट्स टोटली गोज टू अपॉन योर प्लेडिंग। तो साथियों, हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे, और ये एक मैं छोटा सा एक बनाया अभी 7A के ऊपर। अभी हम लोग इसके मुख्य सारे सेक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ईपीएफ एक्ट का गठन ही एम्प्लॉय को बढ़िया फ्यूचर के लिए, उनके बेटर फ्यूचर कंडीशन को देखते हुए इसका गठन किया गया था 1952 में। और चूँकि इससे बहुत सारे एम्प्लॉय लाभान्वित हो, इस कारण से इसको गठित किया गया था। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आगे जैसा आपका कमेंट आएगा हम लोग इस पे वीडियो बना के जारी रखेंगे, और आपका साथ मिलेगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और भी बहुत सारे एक्ट हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और सारे चीज़ों पर अध्ययन करेंगे आपके साथ मिल के, आपके साथ डिस्कस करके। नमस्कार।